गुड मॉर्निंग क्लास। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सो क्लास हम लोगों को जो है कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरनल एनर्जी। लास्ट टॉपिक हमारा कल का था, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है आइडियल गैस। तो सबसे पहले वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आइडियल सर, गैस। बहुत सर हाँ बोलो। इंटरनल एनर्जी टॉपिक फिर से बता दीजिए। इंटरनल एनर्जी, देखो इंटरनल एनर्जी का जो टॉपिक था उसमें हमने बताया था कुछ चीजें जो आपको याद रखना है। ध्यान दो, ये था टॉपिक, ठीक है। देखो ध्यान से, एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी में क्या बोल रहे हो? सर इंटरनल एनर्जी थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए। हाँ, आ गया, ठीक है। ध्यान दो इधर, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो इसमें देखो एक सिस्टम हमने कंसीडर किया है। ये सिस्टम है, कोई सिलेंडर टाइप का है और इसमें कोई आइडियल गैस, सपोज दैट आइडियल गैस इसमें फिल कर देते हैं। ये जो भरी हुई ये कौन सी गैस है? आइडियल गैस है। ऊपर से ये मूवेबल पिस्टन लगा है, ठीक है। मूवेबल कहने का मतलब ये होता है ये फ्रीली अपने आप मूव कर सकता है। इसमें कोई मतलब जो पिस्टन गोल गोल इस सिलेंडर में लगा होगा वो दीवारों से कोई फ्रिक्शन, मतलब दीवारों से उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा, ये आराम से अपने आप मूव कर सकता है ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये एक पिस्टन लगा हुआ है, ये कंसीडरिंग कर रहे हैं, बाकी इसका कोई और मतलब नहीं है। ध्यान दो, इसमें गैस फील्ड है, वो गैस कैसी है? आइडियल है। तो हमको ध्यान देना है इस आइडियल गैस के पास दो तरीके की एनर्जीज होती हैं। एक तो होगी काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, ये कैसे आती है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन। अब काइनेटिक एनर्जी भाई, अगर आप एक्सटर्नल हीट देते हो, भाई सपोज दैट इसको क्या किए आप एक्सटर्नली गर्म करना स्टार्ट किए, तो अगर गर्म करना स्टार्ट करोगे तो बाहर से हीट देना पड़ेगा भाई, टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेगा। और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा मतलब इसमें जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तभी तो इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसकी वजह से? सिर्फ मॉलिक्यूल्स जो इसके अंदर होते हैं गैस के, उनके मोशन की वजह से आती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर आप टेम्परेचर इस बॉडी का बढ़ाओगे, और टेम्परेचर कैसे बढ़ाओगे? जब आप एक्सटर्नल हीट दोगे। अगर भाई इसका अगर हीट पता लगा गर्म कर नहीं रहे हो, कह रहे हो टेम्परेचर बढ़ जाए, तो क्या हवा में थोड़ी ना बढ़ जाएगा? मतलब सिंपल सी बात, बाहर से हीट तो देना पड़ेगा ना। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर इसका टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो लिखा है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच जो कोलिजन होता है तो नंबर ऑफ कोलिजन की क्वांटिटी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल टकराव करेंगे तो इनकी सबकी जो वेलोसिटी होगी मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाएगी। और आप लोग जानते हो जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। जब वेलोसिटी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की अपने आप इंक्रीज कर जाएगी। तो ये सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। क्या इतनी बात समझ में आई सभी बच्चों? यस सर। यस सर। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखा है, काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। देखो ये फंक्शन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी तभी बढ़ती है जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो। तो इसीलिए हम टेम्परेचर का इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं। मतलब टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो गैस की बढ़ने लगेगी। क्यों बढ़ती है? आपको लॉजिक पता है, टेम्परेचर बढ़ोगे नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बीच, और कॉलिजन्स बढ़ेंगे मतलब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो इसमें दो तरीके की एनर्जी होती है, ध्यान रखना। पहली ये जो हम चर्चा की है ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है। अब दूसरी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच कैसे आती है और क्या होती है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दो इधर, ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी। लिखा है पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन। उसमें हमने क्या बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो जो होती है वो एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से आती है। सॉरी, हम उल्टा बोल रहे हैं, एक मिनट ध्यान रखना। उसमें हम बोले थे कि मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आती है, और इसमें अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल्स गैस के प्रेजेंट होंगे उस सिस्टम में उनके बीच जितना ज्यादा अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी।
मतलब सीधी सी बात, जितने मॉलिक्यूल्स में गैस के प्रेजेंट होंगे आइडियल गैस के, तो वो जितना ज्यादा अपन एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, उतनी ही एनर्जी होगी। दूसरा पॉइंट लिखा है एज वॉल्यूम इज इंक्रीजेस। यहाँ पर ध्यान देना, अगर वॉल्यूम आप गैस का इंक्रीज करोगे, ठीक है, अगर वॉल्यूम गैस का इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर लिखा है देन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब जो आप सिस्टम लिए हो उसमें गैस की क्वांटिटी बढ़ाओगे। वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, ये नहीं कह रहे हैं कि उस पिस्टन को ऊपर ले जाओ, हमने कहा वॉल्यूम बढ़ाओ, मतलब एक्सटर्नल गैस आप उसमें फिल करो। तो भाई ये तो पता है ना, मॉलिक्यूल्स जो होंगे पहले तो कम थे, जब वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी ना, और जब बहुत सारे ज्यादा मॉलिक्यूल हो जाएंगे तो उनके बीच गैपिंग कम हो जाएगी, और गैपिंग करने का मतलब अब मूवमेंट जो उनके बीच हो रहा था, जो कोलिजन हो रहा था, वो कम हो जाएगा, और कम होने की वजह से मॉलिक्यूल जो होंगे धीरे धीरे पास पास आना स्टार्ट कर देंगे, और जब पास पास में होंगे इसका मतलब क्या हुआ, उनके बीच अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो वॉल्यूम अगर आप इंक्रीज करते हो तब भी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो बढ़ जाएगी, मतलब मॉलिक्यूल पास पास, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। थर्ड पॉइंट आपका दिया है पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। कल एक बच्चे ने कहा भी था कि हम पोटेंशियल एनर्जी को वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। भाई इस हिसाब से तो बिल्कुल कह सकते हो, क्यों, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम एक्सटर्नल गैस बाहर से दे रहे हो और भर रहे हो सिस्टम में, आप फिल कर रहे हो और गैस, ठीक है, ज्यादा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी हम पीछे 2 पॉइंट में बता ही चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज मतलब वॉल्यूम आप इंक्रीज कर रहे हो तभी तो ये बढ़ रही। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। ओके, इसके बाद आपका टॉपिक जो आज का है ये है हमारा आइडियल गैस। ध्यान से समझना, देखो इस दुनिया में वैसे ये जो हेडिंग आप लोग पढ़ने जा रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज तो नहीं है भाई। 100% कोई भी गैस या कोई भी सिस्टम ले लो, आप ह्यूमन बॉडी को ही ले लो, ह्यूमन नेचर को ही ले लो, क्या कोई 100% आदमी एकदम शुद्ध होता है, नहीं ना। 100% तो कहीं किसी पर्सन के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए हम बात कर ही नहीं सकते। तो आइडियल गैस समझ लो एक एक इमेजिनेशन है, आइडियल गैस होती नहीं है। तो एक इमेजिनेशन भाई, एक्चुअल में इमेजिनेशन कहती क्या है, और आइडियल गैस की बात अगर हम इमेजिनरी मानते हैं इसको, तो भाई नेचर क्या होना चाहिए, अगर ये आइडियल है तो नेचर इसका क्या होना चाहिए। तो उसके लिए डेफिनेशन नीचे दी है क्या, इन विच गैस देयर इज नो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। कंडीशन दी है कि ऐसी गैस देयर इज नो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मतलब सिंपल सी बात है, किसी सिस्टम में अगर आप कंसीडर करो कोई गैस, तो उनमें ध्यान रखना कि जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनमें कोई भी अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच नहीं है तो दिस गैस इज कॉल्ड आइडियल गैस, तब हम उस गैस को क्या बोल सकते हैं, आइडियल गैस। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इमेजिनरी गैस, इसीलिए हमने लिख भी दिया है ये एक इमेजिनेशन वाली गैस है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, बट आइडियल गैस कभी भी होती नहीं है। तो क्या ये पहली लाइन, पहली डेफिनेशन क्लियर हुई सभी बच्चों को कि नहीं। यस सर, हो गई। यस सर। ओके, इसके बाद सेकंड पॉइंट आपका दिया है, ध्यान से समझना, जो भी बातें हम बताए, देखो आइडियल गैस दिमाग में रखना, आइडियल गैस इक्वेशन भी आप लोग जानते हो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, पी है ना, केमिस्ट्री में पढ़े होगे, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की संख्या अगर 1 ले लें फॉर आइडियल गैस, तो ये इक्वेशन बन जाती है पी वी इज इक्वल टू सीधे लिख देते हैं आर टी। बोलो भाई, अगर नंबर ऑफ मोल्स कितना ले लें, एन इक्वल टू 1 रख दें, तो पीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आरटी हो जाएगा। तो ये दोनों रिलेशन याद रखना, मतलब ये आइडियल गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स होते हैं एन की जो वैल्यू लिए हैं, तो अगर इसकी वैल्यू 1 हो तो उसके लिए यही आइडियल गैस इक्वेशन बोली जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखना, और अभी यूज होने वाली है, ठीक है, आगे यूज होगी, इसीलिए हम बोल दिए पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आप देखो क्या लिखा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज ऑल्सो जीरो। भाई यहाँ पर हमने क्या बताया है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, डेफिनेशन ही बता रहे, जब मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा ही नहीं, तो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी आती है वो किसकी वजह से आती है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से। और जब मॉलिक्यूलर है ना, जब मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा ही नहीं तो भैया उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी।
जीरो हो जाएगी। क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर, क्रिस्टल क्लियर। मीन्स Yes, इसके sir. बाद लिखा है मीन्स द एनर्जी इज होली, मतलब पूरी की पूरी जो एनर्जी उस सिस्टम की होगी फॉर आइडियल गैस, तो इसमें कौन सी एनर्जी बचेगी? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचेगी ना। Magnetic. तो ध्यान रखना उस सिस्टम में अगर कोई भी अट्रैक्शन आइडियल गैस अगर है उसमें फोर्स जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो है ही नहीं, तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब यही होता है कि एक्चुअल में उसमें जो टोटल एनर्जी होगी वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही प्रेजेंट होगी। तीसरा पॉइंट क्या है? आइडियल गैस हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी। वही बात हमने यहाँ पर डिटेल में लिखी है कि आइडियल गैस जो है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रखती है, और काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। पीछे बता ही चुके हैं जब काइनेटिक एनर्जी, जब इंटरनल एनर्जी बता रहे थे उसमें बता चुके हैं जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। मतलब आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। Increase. Hence internal energy of ideal gas is a function of temperature। हम ये कह सकते हैं एक आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसका फंक्शन होती है? टेम्परेचर का फंक्शन होती है। बोलो इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इसमें ध्यान देना, साइन कन्वेंशन हमने जो लिखा है भाई बहुत सारे डेरिवेशंस आएंगे, उसमें वर्क डन भी निकालना रहेगा, बहुत बहुत चीजें फाइंड करना रहेगा, ठीक है? सर, तो उसमें साइन कन्वेंशन, हाँ हाँ बोलो। सर इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये सर लाइन थोड़ा बता दीजिए सही से। देखो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कहने का मतलब अभी जब इंटरनल एनर्जी बता रहे थे तो उसमें हम तुमको यस क्या सर। बता रहे, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक्चुअली मोशन में होते हैं तभी तो आती है। और ये मोशन यस कब सर। आता है? जब आप एक्सटर्नल हीट दे रहे होते हो ना। यस तो सर। जब हीट दोगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं? यस सर, बढ़ेगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इसीलिए हमने कहा भाई टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी फंक्शन होती है। क्यों? क्योंकि एक चीज बढ़ाओगे, फंक्शन कहने का मतलब एक चीज अगर बढ़ा रहे हो तो दूसरी बढ़ेगी। मानी मतलब टेम्परेचर अब अगर इंक्रीज कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही ना। यस सर। इसीलिए हमने कहा है कि जो एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, किसी भी आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है भाई टोटल उसमें बची तो इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ही तो बची है, क्योंकि आइडियल गैस उसमें पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं। तो इसीलिए इसको हम यस सर। क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली, ये भी टेम्परेचर का फंक्शन होती है। ओके सर। क्लियर हुआ? इसके बाद साइन कन्वेंशन ध्यान रखना। साइन कन्वेंशन मतलब किन किन चीजों के लिए हमको पॉजिटिव और कहाँ कहाँ पर हमको निगेटिव लेना है। ये साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो बगैर इसके नहीं हो पाएगा, ठीक है? आप ध्यान रखना, पहला पॉइंट दिया है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव। देखो अगर किसी भी सिस्टम में आप आइडियल गैस ले रहे हो और उसकी एनर्जी बढ़ा रहे हो तो भाई इंटरनल एनर्जी कब बढ़ेगी? जब आप एक्स्ट्रा हीट बाहर से दे रहे होगे, उसको गर्म कर रहे हो, तभी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और इस केस यस में सर। अगर किसी भी सिस्टम की मतलब उस आइडियल गैस की अगर इंटरनल एनर्जी आप इंक्रीज करोगे तो हमेशा, फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूमेरिकल लगाते हो उसमें इंटरनल एनर्जी फाइंड करने के लिए आता है और वो एनर्जी कैसी है? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही, तो हमेशा उसमें पॉजिटिव साइन लेना रहेगा, ठीक है? वो वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है? दूसरी बात डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब ये देखो जब कभी सिस्टम की मतलब उस आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही हो तो ध्यान रखना उसके लिए हमेशा जो भी वैल्यू आएगी, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो हमेशा किसके साथ रखेंगे? नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे। तीसरा पॉइंट वर्क डन बाय द सिस्टम। ध्यान रखना वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन अ सिस्टम, या फिर ऑन द सिस्टम भी कह सकते हो, इज निगेटिव। देखो वर्क डन कहने का मतलब ये हुआ सिस्टम, जैसे मान लिया गैस भरी हुई है और वो आइडियल गैस क्या करती है उस पिस्टन पर अगर उसको हीट दोगे तो पिस्टन पर भी ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। सपोज दैट, इस पॉइंट को क्लियर कर लेना अच्छी तरीके से, जैसे ये हमने सिलेंडर कंसीडर किया है, ठीक है? सपोज दैट इसमें एक पिस्टन ये लगा हुआ ऊपर की तरफ, ठीक है? ये पिस्टन लगा है। अब इसमें अगर आइडियल गैस फिल्ड है, आप क्या कर रहे हो यहाँ नीचे से डेल्टा क्यू मतलब हीट जो है दे रहे हो, यहाँ से गर्म करना स्टार्ट कर दिए। तो जब गर्म करोगे तो भाई इनके बीच जो इनमें मॉलिक्यूल्स बहुत सारे प्रेजेंट होंगे गैस के, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बात कर रहे हैं आइडियल गैस की और कोई गैस नहीं है, यहाँ पर आइडियल गैस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ जितने मॉलिक्यूल्स होंगे इनकी क्या करेगी, जो काइनेटिक एनर्जी अंदर की होगी वो इंक्रीज कर जाएगी।
और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से भाई इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा ना, तो इस पर एक प्रेशर लगाएगा। प्रेशर लगाएगा तो हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है, मतलब पर यूनिट एरिया पर जो प्रेशर लगेगा वही तो फोर्स होता है। तो ये जाहिर सी बात ऊपर उठना चाहेगा, मतलब ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो वर्क डन देखो भाई, ये भी हम जानते हैं वर्क डन अगर निकालें तो क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो भी आगे बताएंगे कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वर्क डन, अगर पिस्टन ऊपर जाएगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। इस केस की हम बात कर रहे हैं, अगर ये गैस वर्क डन कर रही है तो यहाँ पर लिखा है क्या, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब देखो गैस जो है वो सिस्टम के अंदर है, तो जाहिर सी बात ऊपर वर्क डन कुछ कर रही, तो इस केस में जो आपका वर्क डन मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव लेना है। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, सपोज दैट हम पिस्टन को हम प्रेस करें, मतलब गैस फील्ड है, गैस में क्या करें, जो ऊपर से पिस्टन लगा है उसको हम प्रेस करें, तो ये तो वर्क डन हम लोग करेंगे ना। तो इस केस में जो वर्क डन हमको लेना रहेगा वो निगेटिव लेना रहेगा। बोलो भाई क्लियर हुआ वर्क डन की कहानी, क्लियर हुई? यस सर। ओके, इसके बाद देखो ध्यान से, फोर्थ पॉइंट दिया है, कह रहा है हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम। सिंपल, ये पहला पॉइंट अगर क्लियर है, ये सॉरी कौन सा, चलो इसी से बताते हैं। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम इज पॉजिटिव। अगर कोई भी बॉडी है या फिर कोई भी सिस्टम है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब आप बाहर से हीट दोगे वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो पहले पॉइंट से ही क्लियर हो रहा था कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो जब कोई भी सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो पहला पॉइंट अगर क्लियर हो गया तो ये भी क्लियर हो जाएगा। मतलब कोई भी सिस्टम है अगर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो हमेशा उसके लिए जो भी हमारी जो है वैल्यू आएगी हीट की वो कैसी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव। और हीट गिवन आउट बाय अ सिस्टम, अगर सिस्टम से बाहर निकल रही है तो उस केस में हीट की वैल्यू कैसी लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट क्या, एक लाइन की समझ तो तुरंत जाओगे लेकिन इसको अच्छी तरीके ध्यान रखना। इंडिकेटर डायग्राम पूछेगा तो एक नंबर में डेफिनेशंस वगैरह इसकी आ सकती हैं, ठीक है। आइडियल गैस साइन कन्वेंशन अगर याद रहेगा तो समझ लो जितने भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे थर्मोडायनेमिक्स में, बता रहे हैं ना, दावे के साथ कह सकते हैं अगर ये साइन कन्वेंशन आपको याद रहा तो न्यूमेरिकल इतने टफ इस चैप्टर से नहीं आते हैं कि आप ना कर पाओ, अच्छी तरीके से कर लोगे। बस साइन कन्वेंशन बहुत इसमें कंफ्यूज करता है, ठीक है। वैसे क्लियर होता जाएगा, अभी डेरिवेशंस करवाएंगे तो क्लियर सब हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन दिमाग में रखना जो पुरानी बातें, अब कुछ बच्चों से अगर हम डिस्कस करते हैं कि हाँ भाई साइन कन्वेंशन क्या होता है या फिर आइडियल गैस क्या होती है, तो भाई आपके माइंड में अगर रहेगा, ये चीजें पढ़ोगे, रेगुलर कंटिन्यू रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ये चीजें भूलते चले जा रहे हो तो फिर हमको भी समझाने में दिक्कत होगी। चलो खैर, देखते हैं आगे। इंडिकेटर डायग्राम, ये एक्चुअल में होता कुछ नहीं, सिंपल लैंग्वेज में समझो। जैसे मान लिया हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की बात किए थे, तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कौन होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, मोल्स एंड मास। कितने होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स एंड मास, ये होते हैं ना। मास स्मॉल एम से लिखेंगे, ठीक है। ये कितने, 5 वेरिएबल्स हैं, इनको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोला जाता है। बट जनरली हम सिस्टम के लिए या फिर गैस के लिए बहुत ज्यादा जो इसमें यूज करते हैं, क्योंकि आइडियल गैस की बात करेंगे तो एन की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी और मास की यहाँ पर ज्यादातर हम चर्चा नहीं करते हैं, इसलिए हम सिर्फ 3 वेरिएबल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मानते हैं फॉर द थर्मोडायनेमिक्स, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, क्योंकि इन्हीं के बारे में पूरा हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज दैट इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, देखो इनमें से थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कौन, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अगर इनमें से कोई भी 2 ये जो है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल ले लो और उनकी मदद से ग्राफ ड्रॉ कर दो, मतलब इन सब में से कोई 2 ले लो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स और इनकी हेल्प से आप इन दोनों के रिलेशन में कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इनका रिलेशनशिप बताओ। मतलब सिंपल, जैसे हमने प्रेशर और वॉल्यूम लिया तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच एक ग्राफ खींच दे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा दे, दिस इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर।
इसके बाद डेफिनेशन लिखी है, द ग्राफ बिटवीन एनी टू थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, कोई भी दो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल ले लो, इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम। सिंपल डेफिनेशन, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीन है मेनली, तीन में से कोई भी दो वेरिएबल थर्मोडायनेमिक वेरिएबल ले लो, उनके बीच क्या करो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा दो, मतलब उनके बीच ग्राफ बना के रिलेशनशिप दिखा दो, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम। पॉइंट बना के हमने लिखा है, द ग्राफ बिटवीन, सपोज दैट द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, अगर हम प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच ग्राफ अंडर थर्मोडायनेमिक्स ऑपरेशंस इज कॉल्ड पीवी डायग्राम। अगर प्रेशर वॉल्यूम के बीच डायग्राम हम बनाते हैं, जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, तो उस डायग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे, पीवी डायग्राम। और अगर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच दिखाएं तो उस डायग्राम को क्या बोलेंगे, पीटी डायग्राम। और अगर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच दिखा दें तो उसको हम वीटी डायग्राम बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जिनके बीच रिलेशनशिप दिखाओगे, बस यहाँ ध्यान देना, उसको यहाँ पर लिख देना है। प्रेशर वॉल्यूम का तो पीवी डायग्राम बोलेंगे, वॉल्यूम टेम्परेचर का होता तो वॉल्यूम मतलब वी और टी डायग्राम हो जाता है। और अगर यहाँ पर मान लेते हैं प्रेशर और टेम्परेचर के बीच हो तो पीटी डायग्राम हो जाता है। क्लियर हुआ इतना? यस सर। यस। ठीक है, अगर ये क्लियर हुआ तो इसके बाद देखो हमने डायग्राम भी बनाया है, ये यहाँ पर लिखा है। सपोज दैट प्रेशर और वॉल्यूम के बीच एक डायग्राम ये बना है, इंडिकेटर डायग्राम, हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया, दूसरा इधर साइड में बना है। अब इसमें ध्यान देना, ये एरो का बहुत अच्छा मतलब अच्छी तरीके से समझना, ये एरो देखो नीचे की तरफ बना है, यहाँ एरो ऊपर की तरफ बना है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इस केस में देखो प्रेशर आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन इस एरो ने बताया कि भाई प्रेशर डिक्रीज हो रहा। अगर इधर की तरफ एरो जा रहा मतलब प्रेशर क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। बट आप इमेजिन करो, अगर कोई सिलेंडर ही है, सिलेंडर में गैस भरी है, प्रेशर क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। घर में खाना बनाने के लिए गैस ही होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगर इसका प्रेशर हाई ना होता तो क्या ये सिलेंडर में रुक पाती, बहुत हाई प्रेशर पर भरी जाती, तब जाके ये 14.8 kg कहते हैं, बट होता तो 15 लीटर का है। बट इसमें गैस कितनी होती, 14.8 लीटर होती। ये क्यों इतना स्पेस छोड़ा जाता है, ताकि मूव कर सके मॉलिक्यूल एकदम एक्सपेंड होने की कगार पे, मतलब सिलेंडर फटे ना, इसलिए जगह छोड़ते हैं। बात समझे? तो ध्यान देना, अगर प्रेशर किसी भी सिलेंडर में जिसमें आइडियल गैस भरी है, प्रेशर क्या कर दो, डिक्रीज करो, तो जाहिर सी बात वो गैस एक्सपेंड होना चाहेगी। आप कमरे में गैस को छोड़ो, बोल के रखो कि भैया गैस महाराज यहीं पर रुकना, आगे मत जाना, क्या ऐसा होगा? नो सर। नहीं होगा। अगर कमरे में गैस छोड़ोगे तो वो तुम्हारे कहने पर रुक जाएगी एक पास, नो सर। नहीं रुकेगी। नो सर। तो जाहिर सी बात एक्सपेंड करना चाहेगी ना, मतलब उस गैस में एक्सपेंशन होगा। तो जब एक्सपेंशन होगा, कहने का मतलब प्रेशर आप डिक्रीज कर रहे हो, तो वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम देखो बढ़ रहा ना, वॉल्यूम देखो ध्यान से, ये डिक्रीज नहीं, यहाँ से जो दिखाए हैं ये आगे की तरफ एरो, यहाँ पर यही तो समझना है। ये नीचे की तरफ आ रहा तो इसका मतलब ये ना, ये मत समझना कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा। ये अगर यहाँ मिल जाता इस लाइन में, एक्स एक्सिस जो ये माने हैं, ये आके यहाँ मिल जाती, तब हम कहते डिक्रीज, लेकिन ये मिलेगी नहीं, ये ग्राफ आगे की तरफ जाएगा। बात समझ रहे हो? ये वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा, यहाँ पर वॉल्यूम, ध्यान दो इधर, वॉल्यूम इधर से आएगा तो ये आगे की तरफ इंक्रीज करेगा। बट यहाँ पर दोनों में रिलेशनशिप क्या है, वो पहले इसको क्लियर करते हैं। देखो इस केस में वॉल्यूम बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा। तो ध्यान देना, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब गैस का एक्सपेंशन हो रहा। तो इस केस में हमेशा जब कभी हम एक्सपेंशन की न्यूमेरिकल में बात करेंगे तो वर्क डन हमेशा कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है। हमने लिख दिया है डायग्राम के सामने। इसके बाद ध्यान दो, अब देखो इधर, यहाँ पर क्या कर रहा, प्रेशर बढ़ रहा, तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ना। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो मतलब क्या हो रहा है, गैस का, हाँ बोलो। सर इसमें गैस जो है सर एक्सपेंड हो जाएगी, वो वर्क डन ज्यादा करेगी, तभी तो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ हाँ, या फिर ऐसे समझ लो ना, सिलेंडर को कंसीडर करो। देखो इधर कॉमन सेंस लगाओ, फार्मूला वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला। देखो इधर ये सिलेंडर कंसीडर कर लिए, वही सर पीछे वाला फार्मूला जो बताया था। हाँ पीछे ध्यान देना, जब यहाँ पर मान लेते हैं ये पिस्टन लगा हुआ ऊपर, ठीक है, और गैस जब एक्सपेंड करेगी तो ध्यान दो उधर डिस्प्लेसमेंट पिस्टन का ऊपर,
फोर्स जो ये लगाएगी, जो गैस फोर्स लगाएगी वो भी ऊपर की तरफ, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, पीछे पढ़ चुके हैं। तो जब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो वर्क डन कैसा, पॉजिटिव। मतलब पुरानी कहानी अगर नहीं भूले हो तो सब कुछ याद रहेगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में तो वर्क डन पॉजिटिव। कहने का मतलब गैस एक्सपेंड करी तो गैस ने फोर्स भी ऊपर की तरफ लगाया इस पिस्टन पे, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हुआ, दोनों सेम डायरेक्शन में, वर्क डन कैसा, पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव। सपोज दैट आप क्या कर रहे हो, इसको कंप्रेस, प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो भैया कंप्रेस इधर की तरफ कर रहे हो, लेकिन गैस डिस्प्लेसमेंट किधर करना, देखो ऊपर से आप लगाओगे तो ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा, लेकिन एक्चुअल में फोर्स नीचे से लग रहा। मान लिया डिस्प्लेसमेंट तो नीचे, लेकिन फोर्स किधर से, ऊपर की तरफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा, फोर्स ऊपर की तरफ। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन कैसा आता है, नेगेटिव आता है। बोलो भाई, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो इसके बाद ध्यान दो, यहाँ पर कंप्रेशन में वर्क डन कैसा हमेशा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। Negative. कॉन्सेप्ट बस आप अगर पीछे की फिजिक्स भूले नहीं हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ याद रहेगा। तो कंप्रेशन में हमेशा वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव लेना है। ठीक है, ये एरो से समझना, ये कंप्रेशन का है डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम, और ये हमारा एक्सपेंशन का है। फिर यहाँ पर आपका लिखा गया है, अब भाई ये वर्क डन जो हमने बात तो यहाँ पर कर दी, लेकिन वर्क डन निकालते कैसे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल या फिर एक थ्योरी भी है, उस फार्मूले की मदद से हमको कैसे कैलकुलेट करना, या फिर वर्क डन बाय द गैस जो होता है वो कैसे निकालना है, वो आगे डेरिवेशन हमारा है, इससे पढ़ेंगे। तो वर्क डन बाय द गैस, कोई भी गैस है जो कि आइडियल गैस है, ठीक है, तो वर्क डन इससे कैसे निकालते हैं, हमने साइड में लिखा है एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन का केस है, तो वर्क डन जाहिर सी बात कैसा होने वाला है, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव कैसे निकालते हैं, सपोज दैट ये सिलेंडर एक है जिसमें ये गैस भरी हुई है, ठीक है। अब यहाँ इनिशियल पहले पिस्टन यहाँ पर था, जब ये गैस बाहर से हीट दोगे, जाहिर सी बात ये क्या करेगी, गैस एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंशन होगा गैस में। तो ये ऐसा पिस्टन होता है जो आसानी से मूव कर सकता है, मूवेबल होता है, मतलब यहाँ पर ये दीवार से कोई फ्रिक्शन नहीं जनरेट करता है, ठीक है, आराम से अपने आप मूव कर जाएगा। तो जब गैस ये एक्सपेंड करेगी ऊपर की तरफ, तो ये पिस्टन यहाँ था, बढ़ के सपोज दैट हमने कहा कि dx कंसीडर कर लेते हैं, dx डिस्प्लेसमेंट इसमें ऊपर की तरफ हो जाता है। भाई प्रेशर ये नीचे से लग रहा, और इस जो ये आपका लिया गया है, जो इसका एरिया ध्यान से देखना, जो पिस्टन लगा है इसका एरिया कितना है, हमने माना है क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका है कैपिटल A, इसमें गैस फिल है, सारी चीजें यहाँ पर सिस्टम में बनी है। अब ध्यान दो इधर, अगर ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो कहीं ना कहीं गैस वर्क डन कर रही ना। तो अगर हम जानते हैं कि पर यूनिट एरिया पर गैस प्रेशर अप्लाई करेगी, तो कहने का मतलब फोर्स कुछ होगा, तो फोर्स कितना होगा, देखो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, फार्मूला जानते हैं हम लोग। नाउ वर्क डन बाय द गैस क्या होता है, स्मॉल वर्क डन, अगर ये dx छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी कितना, बहुत छोटा होगा। तो हमारे फिजिक्स में बहुत छोटे वर्क डन या फिर कोई भी बहुत छोटी क्वांटिटी अगर डिनोट करते हैं, लेते हैं, तो उसके पहले डी लगा देते हैं, मतलब dw, ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ वर्क है। तो dw इक्वल टू कितना हो जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू यहाँ से रख देंगे P इंटू ए, और ये हमको पता है A इंटू dx। भाई देखो ये वाला पोर्शन जो ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये क्या रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या निकालते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका है पूरा क्या, एरिया इंटू dx। तो एरिया इंटू dx कितना, इसी को तो वॉल्यूम बोलते हैं। अगर यहाँ पर बात के सिलेंडर जो होगा वो कैसा गोल होगा ना, तो एरिया इंटू हाइट, क्लास 10th में या 9th में पढ़ाया जाता है अच्छी तरीके से, कि अगर कोई भी सिलेंडर है उसका क्या एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो एच हाइट होती है और पाई आर स्क्वायर मतलब नीचे का क्रॉस सेक्शनल एरिया, सरफेस एरिया होता है। तो यहाँ पर ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इंटू हाइट कितनी है dx, तो ए इंटू dx मतलब इसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम। इस जो ये रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, एक्चुअल में रेक्टेंगल थोड़ी ना होगा, तो सिलेंडर टाइप का होगा ना, तो जो इसका वॉल्यूम होगा कितना हो जाएगा dv, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज है, ये dx डिस्प्लेसमेंट जो बहुत छोटा है, इसीलिए वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, dv हो जाएगा। बस यहाँ पर उठा के a dx की जगह पर हमको dv पुट कर देना है, तो dw इक्वल टू p dv आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, नाउ टोटल वर्क डन बाय द गैस व्हेन इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, अगर हम टोटल
वर्क डन। मान लिया इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, सपोज दैट यहाँ पर मान लेते हैं सिचुएशन है कि यहाँ पर वॉल्यूम अभी V1 है और ये डिस्प्लेसमेंट करने के बाद यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम V2 हो जाता है। तो अब हमको टोटल वर्क डन कैसे निकालना है? तो वर्क डन में हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। अगर कहीं पर भी हमको छोटे छोटे पार्ट्स में, एक्चुअल में ध्यान देना, छोटे छोटे पार्ट्स में टोटल वॉल्यूम हमको निकालना हो या फिर टोटल वर्क डन, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा तो अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किए हैं डिस्प्लेसमेंट को तो वर्क डन हमको टोटल कैसे मिलेगा? V1 to V2, उतनी लिमिट ले लो। तो लिमिट यहाँ पर हमने ली है V1 से V2 और यही जो दिया है DW, इसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हमको फाइनल टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल अगर आता है तो उसमें बस V1 V2 की वैल्यू या तो दी होगी या तो आपको निकालना भी रहेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, हालांकि आप में जो न्यूमेरिकल्स दिए होंगे उसमें V1 V2 की वैल्यू दी होगी और P प्रेशर की वैल्यू दी होगी DV के रिस्पेक्ट में, या फिर कोई फंक्शन भी हो सकता है P का। तो वो न्यूमेरिकल्स आप इस फार्मूले से सॉल्व करोगे, जो वर्क डन आपको फाइंड करना होगा। तो ये आपका टोटल वर्क डन आ गया। अगर ये गैस है एक्सपेंड कर रही है तो वर्क डन कितना आता है? लिमिट ऑफ V1 to V2 PdV। तो यहाँ पर PdV था, इसका टोटल क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो, तो हमको वर्क डन निकालने में मतलब पूरा वर्क डन हमको मिल जाएगा। बोलो भाई ये वर्क डन का फार्मूला क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। अब ध्यान देना भाई, ये तो हमारा मेथड था कैसा? इंटीग्रेशन का। लेकिन कुछ बच्चे बायो वाले हैं, मान लेते हैं कि वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको मैथ नहीं आ रही, तो उसके लिए बहुत अच्छे साइंटिस्ट आए और उन्होंने कुछ आसान बना दिया। क्या बनाया? कहा भैया सबके लिए ये मैथ जरूरी थोड़ी ना है कि सब जानते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, हम ये सब नहीं जानते, हम ग्राफिकल मेथड से आपको तुरंत एक्सपेंशन में जो वर्क डन होगा वो निकाल के दे देंगे। और ये मैथ वाले तो उनके लिए तो ये भी आसान, वो भी आसान है, वो तो कर लेंगे। लेकिन बेचारे जो बायो वाले हैं तो वो इसको याद रखेंगे, ठीक है? ये जो सेकंड टाइप से जो ग्राफिकल मेथड से निकालने जा रहे हैं इसको याद रखेंगे, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान देना, ये डायग्राम आपका बना है, इधर प्रेशर लिया है हमने और इधर वॉल्यूम लिया है। ये वॉल्यूम है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर प्रेशर है। इसमें भी एक्सपेंशन का है, बस ये ध्यान देना वर्क डन हमको किसकी हेल्प से निकालना है? ग्राफिकल मेथड से पता करना है। वर्क डन अगर एक्सपेंशन है तो वर्क डन तो पॉजिटिव ही आने वाला है। अगर यहाँ पर कंप्रेशन होता तो वर्क डन नेगेटिव आता है, बट कंप्रेशन नहीं है, ये भी एक्सपेंशन है। एरो यहाँ पर बना हुआ देख लेना, ये एरो, ये किसका एरो? ध्यान रखना, अगर एरो नीचे की तरफ तो एक्सपेंशन, ऊपर की तरफ बना हो तो कंप्रेशन। हम ये जानते हैं अगर इसका मान ले भाई किसी भी शेप का कोई ये जो ग्राफ बना है इसका अगर एरिया हमको निकालना हो तो ये किसी ज्योमेट्री का तो बन नहीं रहा, ये कोई शेप तो बन नहीं रहा, टेढ़ा मेढ़ा, देखो इसे कैसे बना। तो सपोज दैट इसका अगर हमको एरिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का तो यूज करेंगे, बट यहाँ पर ध्यान देना कैसे यूज करेंगे, इस टेढ़े मेढ़े एरिया का मतलब इस टेढ़े मेढ़े शेप का एरिया निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखो हम इसमें क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं छोटी सी स्ट्रिप एक लेते हैं, ये रेक्टेंगल टाइप की बनेगी। अब ये तो पता ही है ना, अगर छोटी सी स्ट्रिप है तो भैया इस पॉइंट से स्ट्रिप के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो प्रेशर है वो तो कांस्टेंट रहेगा। अरे इतने में क्या चेंज होगा, जो बहुत छोटी चीज है, तो इतने में प्रेशर हम कांस्टेंट मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, छोटे से बहुत पास में है ना स्ट्रिप पतली सी, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक प्रेशर हम मान लेते हैं कि कांस्टेंट है। अरे प्रेशर चेंज तो यहाँ से दिखेगा, अगर यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करोगे तो प्रेशर यहाँ कुछ और होगा, यहाँ तो वैल्यू कुछ अलग हो जाएगी। तो इसमें हम कांस्टेंट नहीं मान सकते, लेकिन छोटी सी स्ट्रिप के लिए मान सकते हैं कि इसमें प्रेशर समझ लो कांस्टेंट है, ज्यादा चेंज नहीं आता है। वॉल्यूम की भी बात करें तो भाई छोटे से चेंज में अगर वॉल्यूम बहुत छोटा सा लेते हो तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज आप दिखाओ किससे डिनोट करते हैं? डीवी से। ये छोटा सा चेंज है वॉल्यूम। इनिशियल लिमिट V1 से V2 ये मान लेते हैं, हमको इस टोटल का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर V1 है, ये V2 कंसीडर कीजिए। तो अगर हम छोटा सा इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहें, इस रेक्टेंगल का एरिया, तो हम जानते हैं क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। तो भाई अगर ये प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब इधर प्रेशर की वैल्यू, इधर वॉल्यूम की वैल्यू, मतलब वॉल्यूम DV है, प्रेशर कितना है P है। तो अगर इस स्ट्रिप का हम एरिया निकालना चाहें तो कितना हो जाता है, लेंथ इनटू ब्रीथ, मतलब लेंथ है हमारी प्रेशर के फॉर्म में और जो वॉल्यूम है मतलब जो ब्रीथ है वो DV है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एरिया। एरिया इक्वल टू P इनटू DV। बोलो भाई रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता है सभी को कि नहीं? यस सर।
ठीक है। सर तो ये हम इस स्ट्रिप का एरिया निकालें, जो छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर किए हैं, इसका एरिया कितना आ गया P इंटू DB। अब हमको तो चाहिए ये टोटल एरिया चाहिए। हम छोटी सी स्ट्रिप का निकाले ये, तो भाई टोटल का एरिया कैसे निकालोगे? छोटा सा जो एरिया है इसको लिमिट लेके आप क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, टोटल निकल जाएगा। भाई छोटी छोटी इसमें बहुत छोटी छोटी पतली पतली बहुत सारी लेयर्स मान लो, इसमें जो स्ट्रिप्स हैं बहुत छोटी छोटी बहुत सारी हो जाएंगी ना। अगर सबका एरिया है तो हर एक स्ट्रिप का क्या करोगे, एरिया जोड़ दोगे तो टोटल का एरिया पता चल जाएगा। और यहाँ पर इस टाइप से अगर हम एरिया निकालते हैं तो इंटीग्रेशन की मदद लेते हैं कि इंटीग्रेशन लगा दिए, जो एरिया निकाले उसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो यहाँ पर लिमिट मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमको V1 से V2 तक फाइंड करना है। तो लिमिट इनिशियल हो जाएगी हमारी, मतलब लोअर लिमिट हो जाएगी V1, अपर लिमिट हो जाएगी V2। तो यहाँ पर PdV dA इक्वल टू कितना फाइंड किए, PdV रख देंगे, और यही वाला पूरा एरिया जो ये जिसका हमको फाइंड करना था, इसका इस सेफ का एरिया हमारा टोटल निकल आएगा। तो ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम एरिया किसी भी ज्योमेट्री का एरिया फाइंड कर रहे हैं तो वही हमको वर्क डन दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं एरिया, क्योंकि ये वाला फार्मूला आपको कैसा दिख रहा है, जो पीछे प्रूफ कर चुके हैं, ये वाला देखो, यही वर्क डन का फार्मूला था ना, ये वाला फार्मूला और ये यहाँ पर जो निकाले दोनों देखो सेम है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि कोई भी ज्योमेट्री ऐसी बनी हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, अगर उसका एरिया हम सीधे फाइंड कर दें तो वही हमारा वर्क डन दे देगा। तो यहाँ पर लिखा है एरिया अंडर पीवी डायग्राम, प्रेशर और वॉल्यूम जो पीवी डायग्राम दिया है इसका एरिया अगर हमको निकालना है, गिव्स वर्क डन बाय द गैस, ये हमको क्या दे देगा, जो गैस का वर्क डन है वो हमको दे देगा। तो चाहे इस तरीके से आप फाइंड करो और चाहे इस तरीके से ग्राफिकल मेथड से निकालो। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो आएंगे उनको आप ग्राफिकल मेथड से ही अगर सॉल्व करना चाहते हो तो बहुत जल्दी लग जाएंगे, ऐसे पता करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगली चर्चा हम लोग करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर, थोड़ा न्यूमेरिकल कर लो एक दो, ठीक है, घर पे भी करना। सपोज दैट इसमें लिखा है फाइंड द वर्क डन, एक न्यूमेरिकल बताएंगे बाकी घर से करोगे। पहला वाला न्यूमेरिकल देख लो, फाइंड द वर्क डन, ये ज्योमेट्री बनी है आपकी, ठीक है। तो कह रहा है भैया ये टोटल, ध्यान से देखना, इसमें एक चीज हमने नहीं बनाई है, ये एरो ऊपर बनेगा, तो ध्यान दो इधर, एरो ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इसमें जाहिर सी बात यहाँ इनिशियल से फाइनल, मतलब ये एरो देखो ऊपर जा रहा, तो ऊपर कहने का मतलब गैस एक्सपेंड कर रही, तो वर्क डन कैसा होगा इस केस में, पॉजिटिव होगा। जब कभी देखो हमने बताया था, जब कभी ये ग्राफ था ना ऐसे, तो ये आगे की तरफ मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा, तो इसमें भी ये एरो ऊपर दिखाया, अब इसी इसको नीचे से बनाते तो ये नीचे की तरफ आगे ही तो जाता। तो इस केस में ये एरो जो बना है ये हमको दिखा रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा, तो एक्सपेंशन के केस में वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिए हैं इस पॉइंट के 2,4, इसके दिए हैं 8,10, तो हम जानते हैं कि यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस है, ये 8,10 कहने का मतलब क्या, ये x है, ये y है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, मतलब इस पॉइंट के लिए अगर देखें तो x एक्सिस पर 2 यूनिट चलेंगे और y एक्सिस पर 4 यूनिट चलेंगे। इस जो कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो x एक्सिस पर कितना है 8 यूनिट और y एक्सिस पर 10 यूनिट जाएंगे। तो यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस जो है ये तो 8 हो जाएगी और ये वाली हमारी 4 है, क्योंकि ये भी 4 है तो ये भी 4। ध्यान देना, अब अगर ये टोटल 8 है तो यहाँ पर दिया कितना, ये y एक्सिस पर कितना है 10, तो अगर ये वाली डिस्टेंस हमको चाहिए टोटल तो ये तो 10 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है 10, और ये वाली हमारी 4 है, और ये वाली कितनी आ जाएगी टोटल, देखो ये वाली 2 है भाई, यहाँ से यहाँ तक की कितनी 2 है, और ये टोटल हमारी कितनी थी 8, तो 8 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाली 6 आ जाएगी, तो ये 6 है। और हम जानते हैं ये शेप बन रहा है ट्रापेजियम, अगर इसको हम पलट दें थोड़ा ऐसे कर दें तो देखो ये ट्रापेजियम बन रहा है कि नहीं, अगर ये ट्रापेजियम बन रहा तो ट्रापेजियम का एरिया कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, क्या है 1/2 और पैरेलल साइड ये 10 है, ये वाली 4 है, तो 4 + 10 कर दो मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये वाली हाइट भाई ये वाली अगर 6 है तो ये भी कितनी है 6 है, तो हाइट कितनी है 6 मल्टीप्लाई कर दें 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 3 जा, 4 + 10 ये सॉरी 4 + 10 कितना है 14 और 3
मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 42 जूल। 42। ये आपका वर्क डन 42 जूल आएगा। बोलो भाई इस टाइप के क्वेश्चन ट्राई करोगे घर पे कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, टाइम हो गया। यस सर। ओके 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 ओके, कर लेना न्यूमेरिकल्स, ठीक है। बाय क्लास। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बच्चा, वेलकम वेलकम।